डियर स्टूडेंट्स ऑफ इकरा वफाज बॉयज़ कॉलेज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ आवर 14th वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस फेज 2। हमने चैप्टर नंबर 17 में तकरीबन तमाम टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है द कॉम्पटन इफ़ेक्ट। इसकी हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, इसके सवाल पढ़ेंगे और यही हमारा आज का टॉपिक है। इसमें टोटल जो हमने टॉपिक्स कवर करने थे चैप्टर नंबर 17 में वो आपके सामने मेंशन है। फ्रेम ऑफ रेजोनेंसेस ये हमने कर लिया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, इसी तरह पोस्टुलेट्स और कंसेक्वेंसेस भी हमने कर लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमने कर लिया। लास्ट जो 2 टॉपिक्स हमारे रह गए वो है एक द कॉम्पटन इफेक्ट और दूसरा पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर। और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स हम हर टॉपिक के साथ उसके करते रहे। तो आज हम करेंगे द कॉम्पटन इफेक्ट्स। इसके बारे में कुछ पहले बेसिक मैं इंट्रोडक्शन आपके सामने बता दूं ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमने जो लास्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था उसमें हमने एक बात कही थी। हमने कहा था कि जब अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जो अल्ट्रा वायलेट रेस के रीजन में आती है वो जब किसी मेटल प्लेट पर स्ट्राइक करती है, मेरी बात गौर से सुनिएगा आप, जब अल्ट्रा वायलेट लाइट्स किसी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वो जो लाइट की रे में फोटोन होते हैं वो अपनी एनर्जी उस मेटल की सरफेस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर मेटल की सरफेस से बाहर आते हैं और आगे मूव करते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी वाली रे होती है, फोटोन होता है, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि सारी की सारी जो लाइट की रे फोटोन की एनर्जी होती है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन फिर आगे मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे उसके बाद ये हुआ उस इफेक्ट के बाद कि कुछ ऑब्जर्वर्स ने, बल्कि बहुत ऑब्जर्वर्स ने ये ऑब्जर्व किया, ये रिपोर्ट किया कि एक्सरे, जब वो लाइट की रे जो एक्सरे रीजन में है वो किसी लाइट बॉडी यानी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन में आती है, स्ट्राइक करती है। जैसे पिछले वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सी रे थी? अल्ट्रा वायोलेट। यहाँ पर है एक्सरे। एक्सरे जब लाइट के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करती है तो सिर्फ ये नहीं होता कि वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, बल्कि वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं और बाकी पार्ट को लेकर वो स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड भी अपना रुख बदल देती है, यानी टक्कर मार के दूसरी तरफ निकल जाती है। तो ये एक्सरेज के साथ कुछ ऑब्जर्वेशन हुई। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये हुई कि वो सारी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती बल्कि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है एक्सरेज की। और दूसरी बात ये हुई कि वो स्कैटर्ड हो जाती है, टक्कर मारने के बाद इलेक्ट्रॉन को अपना रुख बदल देती है। सेकंड थिंग ये थी कि जो ये स्कैटर्ड एक्सरे है इनकी जब एनर्जी कम हुई, क्योंकि अपनी एनर्जी कुछ तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर चुकी थी तो बाकी एनर्जी जो बची वो कम एनर्जी थी, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है टक्कर मारने के बाद। और दूसरा इनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले जो आ रही थी इंसिडेंट रे उनकी वेवलेंथ कम थी और इंसिडेंट करने के बाद, कोलाइड करने के बाद जब वो मूव करती है तो उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। ये फिनोमिना ये आर्थर कॉम्पटन ने स्टडी किया था, चेंज इन वेवलेंथ का फिनोमिना, क्योंकि बाद में वेवलेंथ बढ़ रही है, पहले कम थी। तो ये जो वेवलेंथ में चेंज आ रहा है इसके फिनोमिना को आर्थर कॉम्पटन ने स्टडी किया था सन 1926 में। यही कहलाता है द कॉम्पटन इफेक्ट। इससे आइडिया क्या था कि लाइट एक फोटोन है, क्योंकि लाइट में जो रे आ रही है उसमें फोटोन है, वो इलेक्ट्रॉन को आके अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और आगे मूव करता है। अगर वेव हो तो वेव कोलाइड नहीं कर सकती इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए पार्टिकल वेव डुअलिटी नेचर वाली बात को एक इनहेंस मिला था। और क्योंकि वेव थ्योरी क्या थी, वेव थ्योरी ये कहती थी कि भाई वेवलेंथ में चेंज नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे तो चेंज आ रहा है, इसका मतलब वेव थ्योरी में कुछ गलत था। पार्टिकल वाली थ्योरी बात सही थी और पार्टिकल वाली थ्योरी उसका नाम था क्वांटम थ्योरी। क्योंकि स्कैटर्ड एक्सरे शो कर रही चेंज इन वेवलेंथ तो कन्फर्मेशन हुई क्वांटम थ्योरी की कि लाइट वाकई पार्टिकल है। ठीक है जी, यहाँ तक सब आपको ये क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो ये 2-3 मिनट के बाद दोबारा सुनिएगा। अब आ जाए सवाल की तरफ। सवाल किस तरह से आते हैं? सवाल आपके पास जो पेपर में आता है वो आता है व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट इन द वेवलेंथ। आपने कॉम्पटन शिफ्ट की तारीफ बतानी है और इसके बाद आपने एक डेरिवेशन करनी है जिसमें आपने कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ की एक्सप्रेशन निकाल ली। ठीक है, सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिख ली, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख ली। व्हेन एक्स रेज आर स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जब एक्स रे आखिर इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करती है और वहाँ से स्कैटर्ड हो जाती है, then the scattered X-ray, जो scattered X-ray has the frequency less than its original frequency, उनकी फ्रीक्वेंसी बाद में कम हो जाती है। ये फिनोमेना क्या कहलाता है? कॉम्पटन इफेक्ट। अब इसकी हम डेरिवेशन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आपने पहले तो ये लिख लेना है इसकी इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, फिर आप इसकी डेरिवेशन की तरफ आ जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख लें क्या है। आप कंसिडर अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी v1, जिसको न्यू वन भी पढ़ते हैं। तो फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू वन एंड वेवलेंथ लैम्डा वन स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन of rest mass m0. After collision, the photon is scattered at an angle of theta with its original line of action, while electron moves forward at an angle of phi with its original direction. ये सारी चीज़ें मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। ये अपने बाद आप बना लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके बगैर आपकी डेरिवेशन मुकम्मल नहीं होगी। ये देखेंगे एक फोटोन आ रहा है, ठीक है, इसकी हमने वेवलेंथ लैम्डा लिख दी। फोटॉन्स, ये हाई एनर्जी फोटोन है एक्सरे का। यहाँ पर जो सर्कल आपको शेप नजर आ रही है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पोजीशन पर है। असल में इलेक्ट्रॉन रेस्ट नहीं होता, लेकिन फोटोन की मोशन के कंपैरिजन में इसकी जो मोशन होती है वो नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम इसको रेस्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो फोटोन आ रहा है इसकी एनर्जी होगी क्या? E इक्वल्स एच म्यू। ठीक है, P का मतलब फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स एच म्यू। और इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल एच म्यू अपॉन सी। आप अगर इसको C से डिवाइड कर दो तो मोमेंटम आएगा। तो P मीन्स मोमेंटम और ये छोटा वाला P मीन्स फोटोन। तो फोटोन का मोमेंटम क्या है? एच वी अपॉन सी। अभी इसने स्ट्राइक नहीं किया बल्कि ये जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे मौजूद था उसकी एनर्जी हमने लिख दी एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है जी। और इसका जो मोमेंटम है वो जीरो, क्योंकि इसका मोशन कुछ भी नहीं, मोमेंटम में वेलोसिटी आती है, इसका मोशन कुछ नहीं, तो इसलिए इसका मोमेंटम फिलहाल था। अब आप देखो जब इसने स्ट्राइक किया तो ये स्ट्राइक करने के बाद फोटोन ये ऊपर की तरफ स्कैटर्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाया थीटा। तो थीटा जो एंगल है वो स्कैटर्ड फोटोन का एंगल है। ठीक है, और जो नीचे की तरफ ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन था ये टक्कर खाने के बाद नीचे की तरफ आ गया, ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, इसने जो एंगल बनाया है वो फाई बनाया, ये जरूरी नहीं दोनों एंगल सेम हो, इसलिए हमने इसको थीटा कह दिया, इसको फाई कह दिया। अभी जो स्कैटर्ड फोटोन गया है, हमने कहा इसकी जो वेवलेंथ है वो अब हो गई लैम्डा डैश। वहाँ पे लैम्डा थी, यहाँ लैम्डा डैश हो गई। ये गौर से सारी बात सुनिए। तो इसकी एनर्जी हमने ईपी डैश कह दी, यहाँ पे ईपी थी। डैश मीन्स स्कैटर होने के बाद, कोलिजन होने के बाद। एच एच तो कांस्टेंट होता है, वी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी को हमने वी डैश कह दिया, म्यू डैश। इसी तरह मोमेंटम को हमने पी पी डैश कह दिया और एच म्यू डैश अपॉन सी। तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने बिफोर कोलिजन लिख ली और सारी प्रॉपर्टीज हमने आफ्टर कोलिजन लिख ली। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की जो बिफोर प्रॉपर्टीज थी हमने वो यहाँ लिखी हुई, आफ्टर प्रॉपर्टीज में हमने डैश डैश लगा दिया। ई डैश हो गया और एम नॉट की जगह यहाँ एम नॉट था तो यहाँ पे एम आ गया। मोशन में जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो एम होता है, रेस्ट हालत में जो मास होता है वो एम नॉट होता है। इसी तरह जो मोमेंटम है हमने उसको पी ई डैश इक्वल एम बी कर दिया। ठीक है, अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि एनर्जी जो है ना वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम को हमने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, एक वाई एक्सिस पर और एक एक्स एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर इस स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम अगर हम निकालें तो वो बन जाएगा ये वैल्यू साइन थीटा। ठीक है जी, परपेंडिकुलर होता है ना, तो मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी पी डैश साइन थीटा, ये रहा। और उसकी वैल्यू देगी एच म्यू डैश अपॉन सी, पी पी डैश की जगह एच म्यू डैश अपॉन सी आएगा, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। इसी तरह अगर हम इसका कॉस थीटा निकालें तो वो हो जाएगा एक्स एक्सिस पर मोमेंटम, यानी इसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया। साइन थीटा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और कॉस थीटा ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसी तरह हमने इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन था हमारा, उसका भी हमने मोमेंटम को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी वाई और एक्स। तो ये जो मोमेंटम था इसको हमने लिख दिया एम वी साइन फाइव, तो ये हो गया वो
वाई एक्सिस पर और एफ बी कॉस फाई ये हो गया एक्स एक्सिस पर। ठीक है जी, ये अच्छी तरह समझे, तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम की तमाम बिफोर और आफ्टर स्टेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अगर ये आपने फिगर अच्छी तरह बना ली तो सवाल आगे बहुत आसान है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फोटोन को इंटरेक्ट करा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये सारी बातें आपको लिखनी है डेरिवेशन, फिगर भी बनानी, ये भी लिखना है और ये सारी चीज़। थीटा स्कैटरिंग एंगल है फोटोन का, फाई रिकॉइलिंग एंगल है इलेक्ट्रॉन का, और लैम्डा डैश डेल्टा लैम्डा यानी हमने चेंज इन वेवलेंथ निकाली, जो लैम्डा डैश स्कैटर फोटोन की है और लैम्डा जो फोटोन की बिफोर कोलिजन माइनस लैम्डा, हमने ये निकाली, इसको कहते हैं कॉम्पलेक्स शिफ्ट इन वेवलेंथ। अब हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि ये जो चूंकि कोलिजन हुई है ये कंजर्व होती है एनर्जी के लिहाज से भी और मोमेंटम के लिहाज से भी, यानी एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसी तरह मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे जो एनर्जी बिफोर कोलिजन है हम उसको प्लस करेंगे, इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन कर देंगे। इसी तरह मोमेंटम की जब बात आएगी तो मोमेंटम हम दो हिस्सों में करेंगे, एक्स एक्सिस पर मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन करेंगे और वाई एक्सिस पर मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन करेंगे। तो हम तीन इक्वेशन फॉर्म करेंगे। मेक सेंस? तो देखो, सिंस कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब ये कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीज़ें कंजर्व रहेंगी। तो हम पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ई पी प्लस ई ई, ये बिफोर कोलिजन एनर्जी थी, आप फिगर से देख सकते हैं। ई पी डैश प्लस ई ई डैश ये आफ्टर कोलिजन एनर्जी थी। इन सब की वैल्यूज़ को लिखा, यहाँ से एच बी और ये एच यहाँ पे लिया है माइनस हो गया, इसको वहाँ लेगा ये माइनस हो गया, यहाँ से एच कॉमन आ गई, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन आ गया इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। हमने कहा पहले एक्स एक्सिस पर हम निकालेंगे, तो एक्स एक्सिस पर हमने पी पी मीन्स पी ई, पी पी मीन्स फोटोन का मोमेंटम और पी ई मीन्स इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है जी, और आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस पर जो मोमेंटम आएगा फोटोन का वो आएगा पी पी डैश कॉस थीटा, और जो इलेक्ट्रॉन का आएगा वो आएगा पी ई डैश कॉस फाई, ये आपको सामने यहाँ मेंशन है। ठीक है, और इसी तरह वाई एक्सिस पर जो आएगा वो ये आएगा फोटोन का और ये आएगा इलेक्ट्रॉन का। तो अब आपने ये तीन इक्वेशन फॉर्म कर ली। यहाँ पर भी मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमें पता है जीरो है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं कर रहा वाई एक्सिस में, वैसे ही मूव नहीं कर रहा, नेक्स्ट पोजीशन पर है बिफोर कोलिजन, और जो फोटोन है वो भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा था मूव करके, इसलिए उसका वाई एक्सिस का मोमेंटम जीरो होगा। और ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि जो साइन फाई जो इलेक्ट्रॉन का है वो नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस आ गया। ठीक है, तो तीन इक्वेशन बना दी। अब आप कहें इक्वेशन को सॉल्व करें, तो आपके लिए किताब में ये आसानी कर दी गई कि आप इस तीन इक्वेशन को लिखने के बाद सिंपल ये बात लिखेंगे कि सॉल्विंग अबव थ्री इक्वेशन वी गेट दिस। आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को लिखेंगे, इन तमाम इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बहुत लेंथी बन जाता है। तो किताब में भी आपको इसी तरह से लिख दिया होगा कि आपने 1 2 3 इक्वेशन यहाँ तक लिखी, उसके बाद आपने लिख दिया ये जुमला सॉल्विंग थ्री इक्वेशन वी गेट, डायरेक्ट आप यहाँ रिजल्ट ये लिखेंगे। अब इस 1/v डैश का मतलब है 1 फ्रीक्वेंसी आफ्टर कोलिजन है, और ये फ्रीक्वेंसी बिफोर कोलिजन है, और ये h/m0c², h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, m0 रेस्ट मास का मास है रेस्ट इलेक्ट्रॉन का, और ये 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आप जो v है इसको c/लैम्डा इसका फार्मूला होता है, तो हम 1/v करेंगे तो लैम्डा/c हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1/v लिखा है यहाँ हम लैम्डा/c लिख सकते हैं। तो यहाँ से c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा कॉमन, c से c कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो हमारे पास आखिरी इक्वेशन आएगी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। ये लास्ट इक्वेशन आसान है, बस आपने फिगर अच्छी तरह से बना ली और तीन इक्वेशन ड्रॉ कर ली, आखिर में तो यही आपने लिखना है। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा मीन चेंज इन वेवलेंथ जो फोटोन में आएगा इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने के बाद, वो बराबर होगा h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन कहलाती है कॉम्पटन इक्वेशन, और ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको कहलाते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, ये एमसीक्यू वगैरह में भी आता है। इसको हम लैम्डा सी से डिनोट कर सकते हैं, h/m0c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, h कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, और m0 कहते हैं इलेक्ट्रॉन का मास। आप तीनों चीजें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपने याद करनी है। लास्ट आप तीन केसेस लिख सकते हैं कि अगर थीटा हम यहाँ पे जीरो रखें, ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस जीरो में हो जाएगा 1 1 माइनस 1 0, तो ये चेंज इन वेवलेंथ जीरो हो जाएगा। अगर हम थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 1 माइनस 0 यानी 1, तो ये आंसर आ जाएगा।
इसी तरह अगर हम थीटा 180 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, ट्वाइस ऑफ दिस आ जाएगा। तो 3 केसेस आपने यहाँ पे सिंपल लिखे। इसे कहते हैं मिनिमम, इसे कहते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे नो चेंज इन लेफ्ट। तो कंक्लूजन आखिर क्या बना, द कॉम्पटन इफेक्ट कंस्टिट्यूट वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। इस कॉम्पटन इफेक्ट ने ये साबित कर दिया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल होती है और वेव फॉर्म नेचर की नहीं होती, बल्कि वेव पार्टिकल डुअलिटी उसमें पाई जाती है और उसमें क्वांटम थ्योरी यानी कि वो फोटोन के पैकेट्स की फॉर्म में होती है। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा देख सकते हैं और मुझसे बराह रास्त पूछ सकते हैं। जुदा कर।